लेट अस बिगिन। देखिए भाई, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट। ओके, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट में और हमारे आपके हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट में एक फंडामेंटल डिस्टिंक्शन है। क्या है वो डिस्टिंक्शन? कि हम जब अपना बजट मैनेज करते हैं, अपने बजट के लिए प्लान करते हैं, तो हमारा प्राइम कंसिडरेशन होता है कि हम इनकम से कहीं एक्सीड ना कर जाए एक्सपेंडिचर। हमारी जो आय है उससे कहीं ज्यादा ना हो जाए हमारा खर्चा, हमारा व्यय उससे अधिक ना हो जाए। ये हमारे प्राइमरी कंसिडरेशन रहता है। सरकार के सामने ये प्राइमरी कंसिडरेशन नहीं रहता, ये सेकेंडरी कंसिडरेशन रहता है। ठीक है, होना ही चाहिए, उस सीमित जितना अनुशासन में हो सके होना चाहिए, दैट्स फाइन। लेकिन प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है कि इस समय इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट क्या है, गवर्नमेंट को स्पेंडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इकोनॉमी के वेरियस जो सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर, और इकोनॉमी में यानी सोसाइटी में जो अलग अलग तरह के जो स्ट्रेटा हैं, लो इनकम ग्रुप है, डेली वेजर्स हैं, लोअर मिडिल क्लास, ये जो स्ट्रेटा है, इनकी रिक्वायरमेंट इस समय इकोनॉमी की क्या है, ये प्राइम कंसिडरेशन होता है किसी भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के लिए। ठीक है, तो जब आप एज एन इकोनॉमी देखते हैं किसी सरकार को, तो यह प्रश्न उठता है कि अगर वो एक्सपेंडिचर के लिए खर्चा कैसे किया जाए, कितना किया जाए, ठीक है, और जो है किया जाए कि नहीं किया जाए, इन सब की जब बात आती है तो क्या सोच कर प्लान बनाया जाता है, ये प्रश्न है हमारा। कि सरकार को यदि आपको सलाह देनी हो कि वो एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट के लिए क्या क्या करे, तो आप क्या सलाह देंगे, ये प्रश्न है मूल रूप से। तो हमने कल पढ़ा था कि फंडामेंटल क्वेश्चन तो यही है भाई, पहले कि क्या किया जाना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए और कितना किया जाना चाहिए। गड़बड़ी तब हो जाती है दोस्तों जब सारा ध्यान इस पे रहता है कि कितना खर्च करना है, कितना खर्च करना है, कितना, बस दैट्स ऑल। उसी पे जब ध्यान रह जाता है तब गलती हो जाती है हमसे। मुख्य रूप यह भी है कि किस पर खर्च होना चाहिए और किस प्रकार से खर्च होना चाहिए। एक ही काम को अचीव करने के लिए अलग अलग रास्ते सरकार के पास हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, तो सरकार कौन सा रास्ता सरकार को अपनाना चाहिए, ये भी एक प्राइम कंसिडरेशन होता है, उस बात को जानना चाहिए। इसके तमाम उदाहरण हम ले चुके हैं, इसलिए बार बार इस पे नहीं जाना चाहता। बहुत बार उदाहरण इसका हो चुका है कि भाई कैसे कैसे जो है वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कि आपको, जैसे वो कल ही आपको एक एग्जांपल दिया था कि सरकार चाहे तो खुद खर्चा करने लगे, किसी पिछड़े हुए क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए सरकार खुद खर्चा करने लगे, कि इस पे जो है गवर्नमेंट जो है पैसा इसमें डालने लगे, या फिर गवर्नमेंट एक स्कीम ले आवे कि जो भी इसमें इन्वेस्ट करेंगे उनको जो है टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। ये भी किया जा सकता है कि आपको कर में छूट दे देंगे अगर आप यहाँ पर अपनी इंडस्ट्री लगाइएगा। समझ गए ना पॉइंट? तो कुल मिलाकर वही बात है कि सरकार जो है वो कौन सा रास्ता अपनाए, ये भी सोचना पड़ता है, सोचना ही चाहिए। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वेश्चन क्या क्या आया? फंडामेंटल क्वेश्चन के तौर पर सरकार को, ये पहला क्वेश्चन हो गया, व्हाट, हाउ एंड हाउ मच, दैट इज अ फंडामेंटल क्वेश्चन। सेकंड है कि गवर्नमेंट को अब जहां तक हो सके और मेरिट गुड्स, इनके अतिरिक्त उतरना नहीं चाहिए मैदान में। यानी इकोनॉमी में सामान बनाना, सप्लाई करना, सर्विस को पैदा होना और सप्लाई करना, ये सब काम मार्केट का है। गवर्नमेंट को तब तक नहीं पढ़ना चाहिए जब तक पब्लिक गुड्स और मेरिट गुड्स की बात ना आ जाए। जो लोग बाद में ज्वाइन किए हैं वो नहीं समझ पा रहे होंगे कि पब्लिक गुड्स क्या होते हैं। पब्लिक गुड्स वो होते हैं जिनके इस्तेमाल से किसी को रोका नहीं जा सकता। अगर एक ने इस्तेमाल किया और दूसरा उसे करना चाहे, तीसरा करना चाहे, चौथा करना चाहे, तो आप उनमें से किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते कि हम तुम्हें नहीं करने देंगे, तुम्हें नहीं कर देंगे। वो पब्लिक गुड्स होते हैं। जैसे आपके मोहल्ले का कोई गार्डन है, पार्क है बच्चों के खेलने का, तो आप किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, नंबर एक। नंबर दो, कि एक नंबर वाला इसको इस्तेमाल कर लिया इसलिए नंबर दो के इस्तेमाल के लायक नहीं रह गया, ऐसा भी नहीं होता है। पार्क तो पार्क है, उतनी जमीन है, जो चाहे वो आप करे। इसके कंज्यूम कर लेने से ये चीज घट नहीं जाएगी। बस जिनमें ये दो पैरामीटर लगते हों,
कि एक तो किसी को उसके इस्तेमाल से रोका ना जा सके, और उसके इस्तेमाल करने से वो चीज जो है वो दूसरे अगले वाले के लिए कम ना रह जाए, खत्म ना हो जाए। तो कहा जाता है कि ये पब्लिक गुड्स हैं। और मेरिट गुड्स वो होते हैं सरकार जिनके विषय में निर्णय लेती है कि इनके उपयोग को समाज में बढ़ावा देना है, इसलिए इसको सस्ते में दे दीजिए, इसको प्रमोट करिए। इस प्रकार के जो डिसीजन होते हैं उन्हें पब्लिक मेरिट गुड्स कहा जाता है। तो क्रिटिक्स कहते हैं, समीक्षक, की पब्लिक गुड्स और मेरिट गुड्स के अलावा बाकी सब जहां तक हो सके भैया छोड़ दीजिए। किसके हाथ में छोड़ दीजिए? मार्केट के हाथ में छोड़ दीजिए। और जब आवश्यकता पड़े तो आप उसे करते रहिए, आवश्यकता पड़ने पर रेगुलेट करते रहिए, रेगुलेशन करिए। आप खुद जो है वो बनाने फैक्ट्री न खोल दीजिए। भारत सरकार को अपनी खुद की फैक्ट्री खोलने की जरूरत नहीं है। अगर वो बिस्किट को सस्ता बेचना चाह रहे हैं कि गरीब लोगों तक बिस्किट पहुंच जाए, गरीब लोगों तक रोटी पहुंच जाए, तो सरकार को ब्रेड की फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं है। सरकार ऐसा निर्देश दे दे कि ब्रेड की इंडस्ट्री उन्हीं को लगाने दी जाएगी जो कि लोअर इनकम ग्रुप वालों को इतने इतने प्राइस में देंगे। या दूसरा तरीका क्या है, मान लो ये सरकार है, गवर्नमेंट ऐसे लिख देते हैं, देखो समझो बात को, है ना, ऐसे भागो नहीं, भागेंगे नहीं। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, मान लो गरीब लोगों को रोटी प्रोवाइड करानी है, ब्रेड प्रोवाइड कराना है, ठीक है, ये चैलेंज है सरकार का। सरकार खुद उसकी फैक्ट्री लगाने लग जाए, ये भी एक तरीका है कि भाई फैक्ट्री उसका लगा दिए। एक ही तरीका है, वे नंबर 1। नंबर 2 तरीका क्या है कि आप जो लोग फैक्ट्री लगाने के लिए तैयार हैं, यानी एंटरप्रेन्योर्स है, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको आपने कहा कि आप अगर इस फैक्ट्री में ये पैदा करेंगे तो हम टैक्स की आपको छूट दे देंगे, टैक्स रिलीफ दे देंगे। तीसरा तरीका क्या है कि तुम पैदा करो भाई ना, एंटरप्राइज है, उसने लगाया, अपना फैक्ट्री लगाया, ठीक है, अपना जो भी है फैक्ट्री एक सेट कर दिया, और उसके बाद सरकार ने इससे खरीद लिया, एक दिए हुए दाम पर सरकार ने खरीद लिया, और खरीद के फिर बांट दिया। सरकार ने इससे ब्रेड ले लिया और फिर जो है फेयर प्राइस शॉप रख दी, एक फेयर प्राइस जो है राशन की दुकान अपना खोल दिया और उससे जो है बांट दिया। तो कहने का अर्थ यह है कि बहुत सारे तरीके हो सकते हैं और उनकी इफिशिएंसी डिपेंड करती है, ठीक है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की तरह जैसे काम कर रहा है, तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन फैक्ट्री खोलने की जरूरत नहीं है। उसमें सरकार का अननेसेसरी का कैपिटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो जाता है ना, आप समझे बात को। फिर से एक और चीज समझाता हूं, मानो कि 2000 अभी क्या चल रहा है, 21-22, ब्रेड की फैक्ट्री खोलने वाला रास्ता नंबर 1 है, टैक्स बेनिफिट देने वाला मान लो रास्ता नंबर 2 है, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाला रास्ता नंबर 3 है। अब हमारी बात ध्यान से समझो। अब मान लो कि फैक्ट्री लगाने का निर्णय कर लिया सरकार ने। अगर सरकार फैक्ट्री लगाने का निर्णय कर लेती है तो उसका मान लो टोटल पैसा खर्च, अलग अलग प्रदेशों में और सब जगह लगाना पड़ेगा ना, मान लो टोटल खर्चा होता है 100 करोड़ रुपया, ऐसे एग्जाम्पल ले लो, खाली 100 करोड़ रुपया होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है टैक्स का बेनिफिट देने देते हो सकता है 50 करोड़ रुपया का लॉस हो रहा हो, ठीक है। ये देने पे हो सकता है कि जो हमको 60-70 करोड़ रुपए का खर्चा हो रहा है, ये 60-70 तो नहीं होगा, अगर इसको हम 100 मान रहे हैं तो उससे कम ही होगा। और ये मैं तब की बात कर रहा हूं कि 10 साल तक टैक्स का बेनिफिट दिया तो टोटल 50 करोड़ रुपया जो है नुकसान हुआ। और ब्रेड खरीद के बांटते रहे, तो उसमें 5-10 साल में पता चला 10 ईयर्स में उसमें जो टोटल खर्चा हुआ वो 30-40 करोड़ रुपया खर्चा हुआ, ऐसे मान लो जो होता है, ठीक है। तो अब समझने वाली बात, सिर्फ इसको 100 को 50 और 40 से कंपेयर मत करिएगा। मेरे जो एग्जांपल लेने का पर्पस था वो ये था कि आप इस 100 को मत कंपेयर करिए 50 और 40 से, यही गलती करते हैं लोग। आप टाइम स्पैन देखिए, ये 10 ईयर्स का टाइम स्पैन है, 10 ईयर्स में 50 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, 10 ईयर्स में 40 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। यहाँ पहले ही 2-3 साल में ही जब फैक्ट्री बन रही है, 2 साल में 100 करोड़ रुपया घुस गया आपका, समझ गए बात। उस 100 करोड़ को रुपए को अगर उधारी पे दे दिए होते, कहीं अच्छे इंटरेस्ट पे दे दिए होते, तो उसका इंटरेस्ट का भी तो पैसा आता। पता चला 100 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट ही 10 करोड़ रुपए हर साल आ जाता है, तो 100 करोड़ रुपया भी सरकार का बचा रहता है, और 50 में से 10 करोड़ तो यही हो गया जो इंटरेस्ट का हो गया। आप समझे मेरी बात। तो सरकार को इस तरह के वाइज डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि कैपिटल, और आपने जो पैसा इसमें ब्लॉक किया है, कहानी रुकती नहीं है, बहुत डिटेल्ड एनालिसिस हो सकती है इसकी। जो पैसा आपने 100 करोड़ रुपीज यहाँ पर ब्लॉक कर दिया है, वो अब इट इज नॉट अवेलेबल फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर ना, किसी और तरह के कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए अवेलेबल नहीं रह गया ना, ये आपने इसमें ब्लॉक कर दिया। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा सकते थे, जो आगे चलकर 200-400 करोड़ रुपया पैदा कर देता, मल्टीप्लायर इफेक्ट बोलते हैं इसको। आज इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया गया 100 रुपया सिर्फ 100 रुपया नहीं है, उसके ऊपर से 100 रुपए, मान लीजिए 100 रुपए की रोड बना दिया आपने, 100 रुपए की रोड 50 साल तक मान लीजिए रही जिंदा,
उसके ऊपर से जितना ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, जितना उससे माल वहन हो जाएगा, जितना पैसेंजर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, सबका आप अंदाजा लगाइएगा कि वो कितना काम आया। तो वो अपनी कीमत से कहीं ज्यादा काम आता है जितना पैसा उसमें लगता है। और उस 100 रुपए की वजह से ट्रांसपोर्ट अच्छा हो गया, टाइम कम लगने लगा, प्रोडक्टिविटी लोगों की बढ़ी, जीडीपी की ग्रोथ अच्छी हो गई। वो अपने से कई गुना ज्यादा दे के जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर में ठीक से लगाया हुआ पैसा। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड द व्हाट वी कॉल एज मल्टीप्लायर इफेक्ट, उसको बोलते हैं। ठीक, अच्छा इसमें भी रहता है, ओके, एनोटेशन, फाइन, ओके, समझ गए। तो मल्टीप्लायर की एक बात आ जाती, तो इनको छोड़ के किसी में पढ़ने की जरूरत नहीं है सरकार को। रेगुलेशन और प्रमोशन का रोल कीजिए, खुद मत उतरिए मैदान में। फिर अपने कुछ सोशली डिजायरेबल गोल्स तय कर लीजिए कि हमारा भाई ये गोल है कि गरीब आदमी के घर में भी रोटी होनी चाहिए, मिनिमम उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हो, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम जैसे होता है नहीं, तो उसके कुछ ये मिलना चाहिए, शिक्षा फ्री होनी चाहिए, फलाना हेल्थ सेक्टर यहाँ तक फ्री होना चाहिए, इसके बाद ही पैसा लगे। ऐसा 4-5 सोशली, जो 4-5 का मतलब जितने भी सोशली डिजायरेबल गोल्स अपने सेट कर लिए, अब उस हिसाब से अपनी पॉलिसी बनाइए। और आपकी जो चिंताएं हैं, उन चिंताओं के मद्देनजर देखते रहिए प्राइवेट सेक्टर को, मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है उसको देखते रहिए, और उसको कोर्स करेक्शन उसका करते रहिए। आपके पास हमेशा से पावर है। तो आपको जिन एरियाज में खुद उतरने की जरूरत नहीं है उसमें ना उतरिए। ठीक भाई। अगला पॉइंट की एक्सपेंडिचर तय करते समय हम क्या पढ़ रहे हैं भाई? एक्सपेंडिचर पढ़ रहे हैं। तो एक्सपेंडिचर के बारे में कुछ भी तय करने से पहले उसके जो मैक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट्स हो सकते हैं, यानी इकोनॉमी पर, भारत की अर्थव्यवस्था पर जो इफेक्ट हो सकते हैं, उसके दूरगामी परिणाम जो हो सकते हैं, उनका भी आपको सही सही अंदाजा होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप भैया अपना एक्सपेंडिचर उसी रेट से बढ़ाइए जिस रेट से आपकी रिसीट्स बढ़ रही हो, उसी रेट से बढ़ाइए जिस रेट से आपकी रिसीट बढ़ रही हो। खर्च, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए जहां तक हो सके। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि आप बोरो अगर कर रहे हैं, बोरो तो करना ही पड़ेगा सरकार को भैया, टैक्स रेवेन्यू तो उतना जनरेट हो नहीं पाता है, तो उधारी लेनी पड़ती है। तो उधारी लेते समय देखिए कि डोमेस्टिक बोरोइंग की जाए कि फॉरेन बोरोइंग की जाए, किसके क्या नफा क्या नुकसान है, इस सब पर बात हो चुकी है, बार बार नहीं करूंगा। फिर जो आप काम कर रहे हैं, जो आप एक्सपेंडिचर करने जा रहे हैं, कहीं उसका इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट तो नहीं है, उससे कहीं इन्फ्लेशन तो नहीं हो जाएगा। प्रोडक्शन साइड पर उसका जो है अलग इफेक्ट होता है और कंजम्पशन साइड पर अलग इफेक्ट होता है, हम देख चुके हैं इसको। तो ये रेसिपी हो जाएगी इन्फ्लेशन के लिए। अगर एक्सपेंडिचर ठीक से नहीं किया गया, सोच समझ के नहीं किया गया, तो वो महंगाई बढ़ा देने वाला साबित होगा और जो है मुद्रास्फीति उससे बढ़ जाएगी। वो भी नहीं होना चाहिए भाई, हमको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर पे, अब एक्सपेंडिचर करना है, मान लो ये तय हो गया कि करना ही करना है, तो कम से कम इतना संभाल लीजिए कि भाई जो है ऐसा तो नहीं कि आप मैनेजमेंट जो कर रहे हैं एक्सपेंडिचर का कि नहीं नहीं बहुत कम खर्च करेंगे, बहुत कम खर्च करेंगे, कंजूसी रखो, थोड़ा कम खर्च करो। तो कटौती जो आप कर रहे हैं, जो आप कटौती कर रहे हैं जिसे कहते हैं, वो कटौती कहीं ऐसा ना हो जाए कि सारी कटौती का बोझा कैपिटल एक्सपेंडिचर को झेलना पड़ जाए। जो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में लग रहा था वही पता चला मार खा गया, जो रेवेन्यू वाला तो कम कर नहीं पाए, और जो है एक विशियस साइकिल बन गई। विशियस साइकिल आपको कल दिखा ही चुके हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में पैसा नहीं गया, जब उसमें पैसा नहीं गया तो आगे के लिए जो माहौल तैयार नहीं हुआ अच्छा, और जो है आगे के लिए माहौल नहीं हुआ तो जीडीपी की ग्रोथ आगे हुई नहीं, और फिर जो पैसा उधारी लिए थे उसका इंटरेस्ट भरने का भी पैसा नहीं वापस रिकवर हुआ। समझ गए? तो इस तरह से नहीं हो जाए। फिर इंटरेस्ट और ट्रांसफर से सबसे बड़े कंपोनेंट्स होते हैं सब्सिडीज। ट्रांसफर्स मतलब सब्सिडीज भी समझ लो, सब्सिडी पे जो खर्चा होता है और जो इंटरेस्ट पेमेंट पे खर्चा होता है, ये सबसे बड़े खर्चे होते हैं। तो ध्यान रखा जाए भाई, जहां तक हो सके डेट मैनेजमेंट आपका प्रॉपर होना चाहिए। फिर प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का जो जबरदस्ती का डिस्टिंक्शन है उसकी कोई जरूरत नहीं है, अब रह भी नहीं गया खैर। और बिना मतलब अनड्यू सैंक्टिटी जो मिलती है प्लान एक्सपेंडिचर को, उसको दिमाग में न रखा जाए। एक बार वापस पलट कर देख लिया जाए कि भले ही वो प्लान एक्सपेंडिचर रहा हो अपने जमाने में, लेकिन क्या आज उसकी जरूरत है कि नहीं है। इसका एक देखने का तरीका होता है जीरो बेस बजटिंग। ठीक है, जीरो बेस बजटिंग अभी देखेंगे हम। अगली बात क्या ध्यान में रखनी चाहिए कि भाई कम से कम आपको और कुछ ना आवे, लेकिन कम से कम अपनी जो प्राथमिकताएं हैं उसके बारे में तो आपको एहसास होना चाहिए कि भाई सरकार की प्राथमिकता क्या है? जैसे बहुत सारे एरियाज होते हैं जो ओवर एम्फेसाइज्ड एरियाज हैं, और बहुत सारे एरियाज जो अंडर एम्फेसाइज्ड रह जा रहे हैं। एग्जाम्पल उसका देखने जाइए तो शुरू से ही आप अगर एवरेज निकालिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, क्रिटिक्स ने एवरेज निकाल के बताया है कि जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब
का वेलफेयर वाला जो पोर्शन है उस पे उस लेवल का एक्सपेंडिचर नहीं हुआ है, और जो सब्सिडी है उसको पता नहीं क्यों इतना फेवरेट, ठीक है उस समय की आवश्यकता कुछ रही होगी, और सब्सिडीज को जो है वो फेवरेट आइटम रहे हैं। तो सब्सिडीज पे को बहुत सॉरी सॉरी उल्टा मैं लिख गया हूँ, उल्टा उल्टा लिख गया हूँ, रुक जाइए इसको ठीक करने दीजिए। ओवर एम्फेसाइज मतलब जिस पर बहुत अधिक ध्यान दे दिया गया है, तो बहुत अधिक ध्यान देने वाला एरिया क्या है, सब्सिडीज वाला है। और जिस पे कम ध्यान गया है, क्रिटिक्स बताते हैं कि एससी एसटी के वेलफेयर पे जितना पैसा खर्च होना चाहिए, बजट में जितना आउटले होना चाहिए, वो कम रहा है, ऐतिहासिक रूप से कम रहा है। तो सब्सिडीज ठीक है, फर्टिलाइजर की सब्सिडी चलो एक बार समझ में आती है। क्यों समझ में आती है? क्योंकि वो मेरिट गुड की तरह बिहेव करती है। सरकार चाहती है भाई कि फर्टिलाइजर्स का आप इस्तेमाल करिए और प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए, ठीक है हो सकता है। अभी उस पर नहीं जाते हैं कि उसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है, वो छोड़ दीजिए। ग्रीन रिवोल्यूशन चल रहा है, फर्टिलाइजर यूज कराइए। और वैसे भी इंडिया का एवरेज जो है, वर्ल्ड एवरेज जो है फर्टिलाइजर का, उससे उस समय कम था इंडिया का, पर जो भी पर यूनिट यूज होता था फर्टिलाइजर का। तो समझ में आता है कि आप फर्टिलाइजर पे सब्सिडी दे रहे हैं, ठीक है भाई फाइन। पावर पे सब्सिडी दे रहे हैं, वाटर यूजेज पे सब्सिडी दे रहे हैं, इस तरह से करेंगे तो ये तो फिर गड़बड़ा जाएगा ना मैटर। फिर पावर की सब्सिडी तो बहुत घातक होती है, हम देख चुके हैं, एग्जाम्पल भी डिस्कस कर चुके हैं। तो कहने का अर्थ क्या है कि ठीक है इनकी आवश्यकता थी, अप्रोप्रिएट आइटम्स थे, लेकिन इन दोनों के बीच में एक स्वस्थ अनुपात होना चाहिए था। कोई एरिया बहुत ज्यादा पैसा खा ले और कोई एरिया बिल्कुल पैसा ना उसमें जाए, तो दिस इज नॉट गुड। तो आपको ये प्रायोरिटी आनी चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, आपको स्प्रेड ऑफ पॉलिसीज जो है बहुत अच्छे से डिसाइड करना चाहिए। यानी अगर आपके पास सीमित 100 रुपया ही है, तो सबको जो है 100 लोगों को एक एक रुपया देने से किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। तो आप एक क्लास डिसाइड करिए कि इनमें से सबसे ज्यादा दबे कुचले ये लोग हैं, और इनको 10-10 रुपया दे दीजिए, दैट इज अ बेटर पॉलिसी 10 लोगों को। अंडरस्टैंड माई पॉइंट? तो स्प्रेड ऑफ पॉलिसी भी सरकार को ध्यान रखनी चाहिए। फिर बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल नंबर 3, ऑर्केस्ट्रेशन इन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। ये एक बहुत बड़ी समस्या रही है हमारे देश में। पॉलिसी के इंप्लीमेंटेशन करते समय कई बार ऐसा देखा गया है कि जो है पॉलिसीज को आइटमाइज्ड और आइसोलेटेड तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी पर अगर कोई पॉलिसी सरकार की है, फैमिली प्लानिंग पे कोई सरकार की पॉलिसी है, चाइल्ड केयर पे और वुमेन एजुकेशन पे मान लीजिए 4 पॉलिसीज हैं, ए बी सी और डी, 4 पॉलिसीज सरकार की हैं, ठीक है। दिक्कत क्या होती है कि ए एक डिपार्टमेंट मान लो कर रहा है, बी दूसरा डिपार्टमेंट, या अगर सेम डिपार्टमेंट भी कर रहे हैं सारी चारों पॉलिसीज, तो भी उनका ये कभी ओरिएंटेशन ठीक से रहा नहीं है कि भाई ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड चीजें हैं। अब तुम ध्यान से देखो, हम तुमसे उदाहरण देकर हम पूछते हैं, भाई हम कोई अपना विचार इंपोज नहीं करवाना चाहते आप पे, आपसे खुद पूछता हूं मैं कि आप बताइए कि क्या इन्फेंट मॉर्टेलिटी और फैमिली प्लानिंग आपस में कनेक्टेड है? ये जो 2 घटनाएं हैं समाज की, इनमें आपस में कनेक्शन है कि नहीं है? क्या कनेक्शन है बताइए भाई, चैट बॉक्स में लिखें। मोर चिल्ड्रन लेस मनी। पॉवर्टी से नहीं पूछ रहा हूं मयंक, प्लीज आप क्वेश्चन सब लोग भाई बहुत ध्यान से सुना करो। इन्फेंट मॉर्टेलिटी और फैमिली प्लानिंग का आपस में क्या संबंध है? लिखने में समय लग रहा होगा ना, ये लैंग्वेज में बहुत ज्यादा लंबा नहीं लिखना है, बस हल्का सा लिख दीजिए। अभी भी नहीं पकड़े तुम लोग। फैमिली प्लानिंग का मतलब ये नहीं, ऐसे ही मत समझ लीजिए सिर्फ। दोनों बच्चों में अंतर की बात नहीं हो रही है, कितने साल का अंतर। देखो इन्फेंट मॉर्टेलिटी अगर बहुत ज्यादा है कहीं पर, तो जब ये भरोसा ही नहीं है कि कितने बच्चे जिएंगे, तो आदमी में टेंडेंसी नहीं होती है कि फिर ज्यादा ऑफस्प्रिंग्स जो हो हमारे हों। हाँ साक्षी, ठीक बिल्कुल। अब आप समझ रहे हैं जो हम कहना चाह रहे हैं, कि आप इसको इस तरह से देखिए भाई कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी ज्यादा रहेगी तो लोगों में टेंडेंसी ज्यादा रहेगी कि बचा ना बचे 5 साल तक, भाई 3 साल तक 5 साल तक आते आते पता चला कोई, तो इसीलिए ज्यादा बच्चे फिर आदमी पैदा करता है कि भाई, है ना। और फिर जो है कुपोषण
स्टंटिंग, सब सारी सारी चीजें पिक्चर में आ जाती है। लेकिन क्या आप जो कहना चाह रहा हूं मैं, आप, हमारा डिबेट ये नहीं है कि कैसे कैसे किन किन एंगल से ये प्रभावित करता है, ठीक है। हमारा डिबेट यहाँ पर यह है कि क्या यह बात सही नहीं है कि अगर इन दोनों एस्पेक्ट्स पे अगर कोई प्लानिंग चल रही है, दो प्लान चल रहे हैं, प्लान ए इस पे चल रहा है, बी इस पे चल रहा है, तो उनका आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या कम से कम पॉलिसी लेवल पर इसकी स्टडी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और ये कभी ऑर्केस्ट्रेशन जिसे कहते हैं, एक ऑर्केस्ट्रा की तरह काम करना चाहिए कि जो तबला बजा रहा है, जो ताल वाद्य बजा रहा है, जो सुर वाद्य बजा रहा है और जो गा रहा है, इनके बीच एक ऑर्केस्ट्रेशन की जरूरत होती है, ठीक है। फिर वही देख लो, वुमन एजुकेशन देख लो, वुमन एजुकेशन अच्छी होगी तो हो सकता है फैमिली प्लानिंग भी अच्छा हो, चाइल्ड केयर भी अच्छे से हो, इन्फेंट मॉर्टेलिटी भी कम हो अगर वुमन एजुकेटेड है। समझ रहे हैं ना, तो बहुत सारे उसके जो है वो रेमिफाइंग इम्पैक्ट उसके हो सकते हैं। तो इसलिए इसलिए जरूरी है कि हमारी जितनी भी स्कीम्स चलती हों उनका आपस में कोऑर्डिनेशन भी हो। फिर एक और चीज है कि हम लोग हमेशा भागते हैं इस चीज के लिए, हमेशा, कि नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, नया इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन जो एसेट्स ऑलरेडी क्रिएटेड हैं, जो एसेट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, उनका मेंटेनेंस हमेशा से पूरा रहा है। ये कोई थ्योरी में लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपके रोजमर्रा की जिंदगी में देखने की बात है। आपने अपने जीवन में ये चीज अनुभव किया होगा। ऐसा नहीं है सरकार प्रयास नहीं करती है, सरकार ने बहुत अच्छा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया होगा। कहीं कहीं के देखेंगे आप कि क्या जबरदस्त प्राइमरी पाठशाला बनवा दी है, कहीं पे कुछ बहुत ही अच्छा पंचायत भवन बनवा दिया है, ठीक है, कहीं पे कुछ बनवा दिया सरकार ने। कई बार बहुत अच्छी चीजें बनती हैं, कहीं अच्छा बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन बनता है, लेकिन वो फिर समय जैसे जैसे आगे बढ़ता है वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो पाते, एंड दिस इज अ वेरी वेरी बैड थिंग। रोड्स हो गई, ये सब पर लगा, बड़े बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं उन पे लागू होता है कि जो एसेट्स क्रिएटेड है उनका मेंटेनेंस पुअर होता है, और इसकी वजह से फिर बॉटलनेक्स जो है वो बने रहते हैं, बॉटलनेक बना रहता है। उसमें जो है उसका कोई फायदा नहीं हुआ, इतना पैसा लगा भी, 500 करोड़ रुपया मान लीजिए लगाया, और हर साल का मेंटेनेंस मान लीजिए 5 करोड़ है या 10 करोड़ है, तो क्योंकि 5 साल बाद ये मान लीजिए बर्बाद हो गया, नहीं अच्छे से रह रहा है, तो क्योंकि 5 करोड़ ठीक से नहीं खर्च हो रहा है, इसलिए 500 करोड़ की चीज जो है वेस्टेड पड़ी है, ऐसे ही पड़ी। सिर्फ 5 करोड़ रुपया ठीक से जो हो जाए तो 500 रुपए की चीज इस्तेमाल में आ जाए, जिसे कहते हैं। समझ रहे हो बात? यानी साइकिल का इसलिए इस्तेमाल ना हो पाना क्योंकि उसमें हवा नहीं है। जस्ट इमेजिन जो बात मैं कह रहा हूं, साइकिल छोड़ दीजिए, कार तो और महंगी होती, 10 लाख रुपए की कार इसलिए नहीं इस्तेमाल हो पा रही है क्योंकि उसमें जो है वो 10 रुपए की हवा भर जाती है पेट्रोल पंप पे, 10 रुपए की हवा नहीं भर पा रहे हैं। एक बस ऐसे एनालॉजी कह लीजिए, इंजन ऑयल नहीं डाल पा रहे हैं सर, अगर आप मेंटेनेंस के टर्म्स में जानना चाहते हैं तो। इस प्रकार से ये चीज ध्यान रखनी चाहिए, और इसी कारण से इंफ्रास्ट्रक्चर के बॉटलनेक्स जब होंगे तो केरला जैसा मॉडल, जैसा अच्छा मॉडल भी काम नहीं आएगा। दूसरा एग्जांपल ये देखिए, पुलिस और जुडिशरी का। मान लीजिए आपको लॉ एंड ऑर्डर फील्ड में काम करना है, आपको इसको इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आप पता चला पैसा खूब, सबसे पहले क्या नाम आता है? लॉ एंड ऑर्डर का नाम आता ही पहला नाम क्या आएगा? स्वाभाविक सी बात है, आपके में दिमाग में आएगा पुलिस। तो पुलिस के रिफॉर्म पे, पुलिस के इंफ्रास्ट्रक्चर पे खूब पैसा खर्च किए, खूब लगाए पैसा, खूब कर दिए। और उसके ठीक पैरेलल जो कि एक महत्वपूर्ण संस्था है यानी जुडिशियरी, उसमें मान लीजिए उस तरह का इन्वेस्टमेंट आपने नहीं किया, तो क्या फायदा है? पुलिस बहुत चार्जशीट बना दे, बहुत इन्वेस्टिगेशन कर ले, बहुत कुछ कर डाले, सब कुछ कर डाले, लेकिन जुडिशरी का अगर जो पेस है, जुडिशरी की जो एफिशिएंसी है वो नहीं इंप्रूव्ड है, तो लॉ एंड ऑर्डर सही मायने में अपने ऑब्जेक्टिव को प्राप्त कर पाएगा क्या? लॉ एंड ऑर्डर में डिटरेंस भी तो बहुत बड़ी चीज होती है कि किसको सजा मिली, किसको नहीं मिली। पता चला जुडिशरी सजा देने की स्थिति में ही नहीं है, केस ही डिस्पोज ऑफ हो रहा है, तो फिर लॉ ऑर्डर जो है उसमें पुलिस में जितना भी इन्वेस्टमेंट किया बेकार ही तो है। दैट्स नॉट अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव। ओके, तो इसलिए कहते हैं कि भाई प्रायोरिटीज पता होनी चाहिए कि कौन सा पैसा कहां लगाना है, किस टाइम पे लगाना है, किस स्वरूप में लगाना है, ये मालूम होना चाहिए। लास्ट है कि बजट की फिलॉसफी भी आप क्लियर करिए भाई, अपने दिमाग में क्लियर रखिए। एलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेबलाइजेशन, आखिर क्या करना चाह रहे हैं इसमें से? आप बजट के डॉक्यूमेंट के द्वारा आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं? क्या तीनों काम आपको ही करना जरूरी है? फॉर एग्जाम्पल, क्या ये यूनियन गवर्नमेंट का ही जिम्मेदारी है, या इन्हें ही अपने सिर पे लेकर बैठे रहना चाहिए कि ये स्कीम बनाएंगे भी हम, इसके लिए पैसा भी हम देंगे, और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी हम ही करेंगे, और इसकी मॉनिटरिंग भी हम ही करेंगे? क्या ये चारों चीज आपको अपने मत्थे लेने की जरूरत है? आप भाई स्कीम बना दीजिए, ठीक है, उसके लिए बजट एलोकेट कर दीजिए,
बजट का एलोकेशन आपने कर दिया, उसके बाद उसे स्टेट गवर्नमेंट के हवाले छोड़ दीजिए, पंचायती राज के हवाले छोड़ दीजिए, और फिर उन्हें इंप्लीमेंट करने दीजिए, आप उन्हें मॉनिटर कर लीजिए। अंडरस्टैंड? इस तरह के बजट की जो फिलॉसफी है कि आप अपना क्या रोल अदा करना चाहते हैं, क्लियर होना चाहिए। ऐसे बहुत सारी स्कीम आप जानते ही हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वगैरह चलती रहती हैं, आप ये तो समझते ही अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट है कि टॉप डाउन सीलिंग है, एक ये क्रांतिकारी जैसा सुझाव है। ध्यान से समझे इस बात को, ये क्या कहा जा रहा है। अभी जो बजट की प्रोसेस है, हमने जो अभी तक पढ़ा है, वो क्या पढ़ा है बजट की प्रोसेस में, कैसे बनता है बजट। हमने पढ़ा कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ये वो नोडल एजेंसी है जो सब जगह से क्या मंगाती है, अपने अपने बजट के ग्रांट्स डिमांड्स जो है मंगवाते हैं ना, यही तो होता है। सब लोग अपना अपना मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, फिर उसका जो क्या होता है, कंपाइलेशन जिसको बोलते हैं, कंपाइल होती हैं चीजें, ठीक है। कुछ समीक्षकों का कहना है कि सब अपना बजट मांगता जाएगा, सब बढ़ा बढ़ा के 5% ज्यादा मांग लो इस साल, 10% पिछले साल से ज्यादा मांग लो, इसी तरह बजट बनता है। एक्चुअली सच्चाई तो यही है। तो इस तरह से ये जो अल्टीमेटली जो है वो 5 से 10% बढ़ा हुआ या 20% बढ़ा हुआ बजट आइबे करेगा ऊपर तक। तो वो कहते हैं कि इसको ऐसे करो भाई कि अगर आप गवर्नमेंट है, मान लीजिए आप यूनियन गवर्नमेंट है, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट है, आपके हाथ में है, पार्लियामेंट कह लो, चलो पार्लियामेंट कह लो, पार्लियामेंट है यार। तो ऐसे ऐसे सबका जो है वो इकट्ठा करने की बजाय आप पहले एक सीलिंग लगा दीजिए, टॉप पे एक सीलिंग हो जाए कि भाई आप अपने एक्सपेंडिचर का 5% से ज्यादा एक्सीड नहीं करेंगे अनलेस एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हो। यहीं पे सीलिंग लगा लीजिए और फिर वो टॉप डाउन जानी चाहिए, और फिर उसके हिसाब से लोग बजट बना के आपको वापस भेजें। अंडरस्टैंड? क्लियर बात है एकदम। एक ये सुझाव भी है, आपको जानना चाहिए सारा चीज, जो क्या प्रैक्टिकल है क्या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन थ्योरी में जो सुझाव है वो सब आपको मालूम होने चाहिए। अगली बात क्या है कि इफिशिएंसी इन फिस्कल फेडरलिज्म। आप जो है आप स्कीम बनाते हैं, ठीक, उसको स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया, उसके लिए पैसा स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया, या जो लोकल बॉडीज हैं, लोकल बॉडीज को मान लीजिए सौंप दिया, पंचायती राज को सौंप दिया। अब सवाल ये, पैसा एक बार तो चला गया आपके हाथ से, अब उसको कैसे काम कर रहे हैं, ठीक से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये आप अपने हाथ में है ही नहीं। ये नहीं होना चाहिए। तो आपका फिस्कल फेडरलिज्म में ये जो उसमें इफिशिएंसी से पैसा खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपको कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए, जिसने स्कीम बनाया है उसके हाथ में होना चाहिए। तो कंट्रोल होना चाहिए। आप भले ही खुद ना इंप्लीमेंट करें स्कीम को, आप डेलीगेट कर दीजिए, बिल्कुल कर देना चाहिए। फिस्कल फेडरलिज्म का एसेंस ही यही है कि पैसा जो है जिनके भले के लिए खर्च हो रहा है उनका उसमें से होना चाहिए, उनकी उनकी उसमें जो है बात रखी जानी चाहिए। जिनके लिए खर्च हो रहा है उनसे कुछ भी नहीं कर रहे हो कि तुम्हें चाहिए कि नहीं चाहिए या कितना चाहिए, तो बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए, लेकिन कंट्रोल एफिशिएंसी जो है वो गवर्न होनी चाहिए, मॉनिटर होनी चाहिए। फिर 3 शब्द आते हैं, परफॉर्मेंस बजट, आउटकम बजट और जीरो बेस्ड बजट। आई होप आपने कई बार ये शब्द पढ़ लिए होंगे सब अच्छे से, इसमें कुछ बहुत ज्यादा बताने को नहीं है, बस अंतर जानते रहिए कि बजट का सामान्य अर्थ में बस अर्थ समझा जाता है कि बजट का अर्थ हुआ कि पैसा आप मांगो और हम पैसा देंगे, और पैसा देने का जो ये निर्णय है, ये जो स्टेज है, बीच में जो डंडी खींची मैंने, ये जो लाइन खींची कि आप पैसा मांगेंगे और हम पैसा आपको दे देंगे, इस जगह पर हम जो क्वेश्चन ये पूछते हैं कि हाँ भाई कितना चाहिए या ये कितना खर्चा होगा, बस ये पूछते हैं हम, ठीक है। इससे आप जो है आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा ये नहीं पूछते, आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है ये नहीं पूछते, ये क्या परफॉर्म करेगा पैसा जाके नहीं पूछते। हम ये नहीं पूछते कि कितने लोगों को इससे फायदा होगा, कितने लोगों को, आउटकम क्या होगा इसका, आप जो कर रहे हैं उसका आउटकम क्या होगा, ये नहीं पूछते। तो ये गलत है। तो लोगों ने कहा आपको परफॉर्मेंस बजटिंग, आउटकम बजटिंग पर ध्यान देना चाहिए। और लास्ट आता है जीरो बेस्ड बजटिंग। आउटकम बजट का जैसे पहले एग्जांपल बता दें कि कहें कि हम 1000 करोड़ बजट में दिया जाता है फलाने को, इस स्कीम को दिया जाता है, ये है नॉर्मल बजट जो हम जानते हैं, ठीक है, मॉनिटरी बजट जो हम जानते हैं। आउटकम बजट क्या हुआ कि 1000 करोड़ रुपए जो कि टोटल 5 लाख हाउस होल्ड्स, लो इनकम हाउस होल्ड्स के फलाने फलाने काम में आएंगे, ये है आउटकम बजट। समझ गए? जो उसका आउटकम है, जो परिणाम है, वही पहले ही निर्धारित कर दिया जाए कि ये किस चीज के लिए पैसा जा रहा है, क्वांटिफिकेशन उसका हो जाए, ताकि तभी तो मॉनिटरिंग हो पाएगी। आप खाली जो है सेक्टर मेंशन करके भेज देंगे पैसा,
तो कितना पैसा कहाँ गया, कहाँ खर्च होना चाहिए था, कहाँ नहीं होना चाहिए था, कोई कंट्रोल इस पे नहीं रहता, उसके कोई अच्छे से ऑडिट संभव नहीं है, इसलिए आउटकम होना चाहिए। तीसरी चीज है जीरो बेस्ड बजटिंग। जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होती है? ये कॉन्सेप्ट है जो यूएस वगैरह में जो है पॉपुलर हुआ। एक मिनट, हाँ, जीरो बेस्ड बजटिंग क्या हुई कि देखो एग्जांपल देखो और समझ जाओ इसको, बहुत आसान है। ये हुआ पहला साल, ये हुआ मान लो दूसरा साल, ये हुआ तीसरा साल, ऐसे बजट में पैसा देते जा रहे हैं। ठीक है, हर हर साल डिपार्टमेंट ऐसे पैसा देता मांगता जाता है और हम देते जाते हैं। ये जीरो बेस कहता है कि हर साल की शुरुआत पर, यानी चौथे साल की शुरुआत पर, जब फोर्थ ईयर का शुरुआत हो यहाँ पे इस जगह पे, तब हम ये न देखें कि इसमें तो ऑलरेडी इतना पैसा दे ही चुके हैं, तो भाई अब इतना पैसा खर्च हो चुका है तो थोड़ा और सही। नो, दैट्स नॉट करेक्ट। एवरी डिपार्टमेंट, एवरी सेक्शन which demands money from the government has to justify, जो आउटले वो मांग रहे हैं, जो डिमांड वो मांग रहे हैं, उनको जस्टिफाई करना पड़ेगा और माना जाएगा कि जीरो बेस है, बेस जीरो है, यानी माना जाएगा कि अभी तक कुछ नहीं दिया गया है, तो अब आप जस्टिफाई करिए कि क्यों दिया जाए आपको। इसलिए नहीं कि देते रहे हैं तो देते रहेंगे, नो, दैट्स नॉट द करेक्ट पॉलिसी। ठीक है, जीरो बेस्ड से, जीरो से सोचेंगे हम इसको, जैसा कि लिखा अनिल ने लिखा कि जीरो से सोचेंगे कि मान लो कुछ नहीं है, मान लो कुछ न दिया जाए आपको, अब आप जस्टिफाई करिए कि आपको हम कुछ नहीं देंगे। ठीक है, हम कुछ न दें आपको, मान लीजिए, ऐसे समझ लीजिए, इसको समझने के लिए बता रहा हूं कि हम आपको कुछ भी नहीं दें, आप जीरो से लेकर जस्टिफाई करना शुरू करिए कि आपको क्यों 5 मिलना चाहिए, आपका 10 क्यों मिलना चाहिए, आप यहां से जस्टिफाई करिए। इससे ना जस्टिफाई करिए कि हमारा ऑलरेडी भाई 120 रुपया तो हमको मिल ही चुका है पिछले सालों में, 30 और दे दीजिए, 150 रुपए का पूरा बात हुआ था आपसे। नो, ये जीरो मान लिया जाएगा। अब आप इस 30 को जस्टिफाई करिए। ठीक है, इसको जीरो बेस्ड बजटिंग कहा जा सकता है। ये जीरो बेस्ड बजटिंग का एग्जांपल होता है। हमारे यहाँ उतना सक्सेसफुल अभी तक, उसकी कुछ अपनी लिमिटेशंस हैं, बता दूंगा मैं आपको। जीरो बेस्ड बजटिंग की लिमिटेशंस होती है क्योंकि वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी के इश्यूज पर जो है वो मार खाता है कई बार, और उसमें एक दिक्कत और आती है जो कि एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, वो ये है कि ये सवाल कौन पूछता है कि आप अपने आप को जस्टिफाई करिए, ये सवाल पूछता कौन है? बताओ जरा, बाकी सबसे सवाल कौन पूछ रहा है? मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। हाँ, बिल्कुल सही आस्तिक, एकदम सही बात है। बिल्कुल, मिनिस्ट्री पूछ रही है ना, एक मिनिस्ट्री पूछ रही है ना, जिसका भाई आप लोग इतना तो जान ही गए होंगे, फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाती है बजट। इसका कौन सा सेक्शन बना, कौन सा डिवीजन बनाता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो ये एक मिनिस्ट्री का एक जो है सेक्शन है, वो बाकी सभी मिनिस्ट्री से सवाल पूछेगा और फिर तय करेगा ना, घुमा के ये बात हो गई। तो इनकी तो अजीब बात है, एक की दादागिरी जैसी हो जाएगी, या एक को ये प्रिज्यूम किया जा रहा है कि सबसे पावरफुल, सबसे ज्यादा समझदार। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये सारे कुछ बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आते हैं। जीरो बेस्ड बजटिंग इतनी इजी नहीं है। 1997 में यशवंत साहब ने ट्राई किया था, इफ आई एम राइट। ठीक है, इस पर भी अगर आपको पढ़ना है, बहुत सारा मिल जाएगा मटेरियल। मेरा काम इंट्रोड्यूस करना है सिर्फ आपको, आप इसको, इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, 100 शब्द लिखने भर का आपको आ जाना चाहिए, दैट्स ऑल। ठीक है, कुल मिलाकर अगर एक्सपेंडिचर कंप्रेशन करना ही पड़ जाए तो सब्सिडीज, इंटरेस्ट पेमेंट्स और एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन। कॉम्पेंसेशन का मतलब यहाँ पर वो जो है उसको इस मतलब समझिए, सैलरीज, पेंशंस, ये सब। ठीक है, इनको कहा जाता है एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन। ये भी बहुत बड़ा खर्चा है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जिसको बोलते हैं, बहुत बड़ा खर्चा होता है, क्योंकि एम्प्लॉय जो है वो अपना समय, अपना ऊर्जा, अपनी ऊर्जा और अपना सब कुछ देता है डिपार्टमेंट को, तो उसके बदले में जो सैलरी पे की आती है कॉम्पेंसेशन ही तो है। आप उसका बदला थोड़े दे सकते हैं, बस कॉम्पेंसेट कर सकते हैं उसके टाइम के लिए। आप समझिए कि इंडिया का पब्लिक डेट क्या होता है। एक मिनट, पहले बिगाड़ दें, पता नहीं क्या आ गया है। हाँ, ठीक है, फाइन, नॉट नीडेड, ओके। दूसरा देखो, क्या क्या हम पढ़ चुके हैं अभी तक भाई, हम लोग जो पढ़ चुके हैं वो क्या क्या पढ़े। हम लोग पढ़ रहे हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट पढ़े अभी। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर की बात हो गई। उससे पहले हमने क्या पढ़ा था भाई? बहुत सारी चीजें हमने क्या पढ़ी थी? रेवेन्यू कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, वो पढ़ लिए। तो जब रेवेन्यू पढ़ लिए, एक्सपेंडिचर पढ़ लिए, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं?
अलग अलग तरह के डेफिसिट होते हैं। कौन कौन से डेफिसिट होते हैं? बजट डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, है नहीं? ये सब भी पढ़ लिए हम। तो इन डेफिसिट को भरने के लिए क्या करती है सरकार? सरकार इन डेफिसिट को भरने, अब अगला स्टेप वही, लॉजिकल स्टेप वही होना चाहिए ना। जब हम रेवेन्यू पढ़ लिए, एक्सपेंडिचर पढ़ लिए, उनके बीच के डिफरेंस को पढ़ लिए, तो अब सरकार इसको पूरा कैसे करती है वो पढ़ लेते हैं। तो भाई गवर्नमेंट बोरो करती है, सबसे पहले बोरो करने की कोशिश करती है। तो गवर्नमेंट की जो बोरोविंग्स हैं वो दो तरह की होती हैं। साइन्योरज बोलते हैं इसको। साइन्योरज क्या होता है? दो तरह का हो सकता है। एक तो डेट, यानी पब्लिक डेट, यानी जो ऑर्डिनरी सेंस में हम और आप समझते हैं कि जो गवर्नमेंट है उधार ले रही है, एक वो हो गया। और दूसरा क्या हो गया? साइनोरेज। साइनोरेज का क्या मतलब होता है? कि नोट का प्रिंटिंग, ठीक है, नोट की प्रिंटिंग। आरबीआई को कुछ दे दिया जाए ट्रेजरी बिल टाइप का, और उसके बदले में उससे नोट प्रिंट करवा लिए जाए। समझ गए बात को? साइनोरेज उसे कहते हैं। नोट की, फ्रेश नोट्स के प्रिंटिंग से, करेंसी के प्रिंटिंग से रिलेटेड जो भार सरकार उठाती है उसे साइनोरेज कहा जाता है। ठीक। पब्लिक डेट, हाँ, पब्लिक डेट के कितने भाग हो जाएंगे भाई? अब आइए आगे आइए। इंटरनल लायबिलिटीज और एक्सटर्नल लायबिलिटीज हो जाएंगी। इंटरनल लायबिलिटीज देख लीजिए। इंटरनल, अब तो सब जानते हैं आप। अब मुझे आश्वासन है इस बात का कि आप जानते ही होंगे। इंटरनल लायबिलिटीज में सबसे पहला है कि डेट, दूसरा स्मॉल सेविंग्स, पीएफ, ये सब जो पैसा, ये भी सरकार का नहीं है, बताया था ना, ये तो बाहर से लिया हुआ पैसा है। फिर कुछ जो डिपार्टमेंट्स रखते हैं रिजर्व फंड्स इनके पास और डिपॉजिट्स रखते हैं, वो हुआ। और अकाउंट्स हो गए। तो क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? आप ध्यान से समझना, यहाँ एक लाइन खींच रहा हूं और कॉन्सेप्चुअली बताओ। अब अगर समझे हुए हो तो बताओ कि लेफ्ट साइड कौन से अकाउंट में जाएगी और राइट साइड कौन से अकाउंट में जाएगा। राइट साइड में तीन आ गए, 1 2 3, ये सब इन जनरल। लेफ्ट साइड के लिए लिखो और राइट साइड के लिए लिखो। लेफ्ट साइड का अकाउंटिंग कहां होगा, कौन से अकाउंट में होगा? CFI बोल रहा है। लेफ्ट और राइट तो लिखो कुछ भाई। इतना टाइम क्या लगा रहा है? लेफ्ट वाले के लिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, राइट वाला कैपिटल अकाउंट, शुभम बोलता है। हमको तो लगता है लेफ्ट वाला कैपिटल अकाउंट में जाना चाहिए। इतना तो हर सबके हालत खराब है बे, इतने दिन से पढ़ा रहे हैं तब। चिरकुट लोग जवाब क्यों नहीं देता है? यस रमाकांत, बिल्कुल ठीक, शाबाश। लेफ्ट वाला कहां जाएगा? याद करो भाई, वो स्लाइड याद क्यों नहीं करते हो आप? 3 अकाउंट थे ना, कंसोलिडेट 3 क्या, तीसरा तो गिनो ही मत, कंटेंजेंसी को तो छोड़ ही दो। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया था और पब्लिक अकाउंट था, तो पब्लिक अकाउंट भूल गए। गड़बड़ाओ मत बात को। ठीक, तो ये गवर्नमेंट की इंटरनल लायबिलिटीज हो गई, ये इंटरनल लायबिलिटीज हो गई। और अब एक्सटर्नल की बात कर लीजिए, तो एक्सटर्नल का जो है 5.7 लाख करोड़ रुपीस का जैसे है लेटेस्ट फिगर जो है, ठीक है, मार्च 2021 का। अब उस एक्सटर्नल लायबिलिटीज को अगर बांटिए तो क्या क्या निकलता है देख लीजिए आप, आपके सामने मैंने बना के रख दिया है कि शॉर्ट टर्म डेट, देखिए ये सबसे खतरनाक वाला यही होता है, याद रखना इस चीज को, बहुत खतरनाक होता है ये शॉर्ट टर्म डेट, यही निपटाता है आदमी को। शॉर्ट टर्म डेट याद आया किसी को? शॉर्ट टर्म डेट क्यों खतरनाक होता है या क्यों उतना हेल्दी नहीं होता है शॉर्ट टर्म डेट, बताइए जरा। 1991 की क्राइसिस के ठीक पहले इस सब की बहुत आधिक्य इसका भी हो गया था। तो शॉर्ट टर्म डेट जो है वो क्यों, एक तो हाई रेट का बात बता रहे हैं, और डेट साइकिल वाइकिल का बात, ठीक है आस्तिक, मतलब जनरल आंसर तो ठीक है। ट्रैप नहीं नहीं, तुम भूल जाते हो, तुम लोग नहीं पढ़ते, इसका मतलब मेहनत उतना करने लायक है नहीं तुम्हारे साथ। फटाक से अभी तक बता देना चाहिए कि सर आप बताए थे कि शॉर्ट टर्म का दिक्कत यह है
कि अगर किसी 5 साल के प्रोजेक्ट में पैसा लगाया गया है, 1 2 3 4 5, तो जब तक वो प्रोजेक्ट पैसा देने की स्थिति में आता है आपको, उससे पहले इस डेट के रिपेमेंट का टाइम आ जाता है। 10 साल का मान लीजिए प्रोजेक्ट है, उसमें शॉर्ट टर्म लेकर अगर पैसा लगा दिया आप, तो 5 साल बाद तो इसको पे करने की जरूरत पड़ जाएगी, और आपका पैसा पूरा फंस गया है इसमें, जिसका रिजल्ट आएगा 10 साल बाद पैसा कमाना शुरू होकर आएगा। तो फिर आपको ये शॉर्ट टर्म पे करने के लिए फिर से कुछ शॉर्ट टर्म डेट लेना पड़ेगा। बहुत खराब स्थिति है भाई, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। आई विल रिकंसीडर द ऑप्शन ऑफ कंटिन्यूइंग। ये तो बहुत शर्म की बात है, तुम लोग ये छोटी छोटी चीज को अगर नहीं रिवाइज कर रहे हो तो क्या फायदा है भाई। तो ये शॉर्ट टर्म डेट हो गया। शॉर्ट टर्म डेट के बाद और क्या क्या होता है भाई? एनआरआई डिपॉजिट्स जो है वो एक महत्वपूर्ण भाग हो। ये 25% क्या रखा हुआ है भैया, जरा देखो जरा, ये 25% क्या होता है? ये एनआरआई डिपॉजिट्स की बात हो गई। ये हो गए अपना बायलैटरल वाले। और ये मल्टीलैटरल का क्या मतलब होता है जी? मल्टीलैटरल क्या मतलब हुआ? बायलैटरल तो समझ में आता है कि दो सरकारों के बीच, भारत सरकार ने किसी और देश से लिया हो। मल्टीलैटरल का क्या अर्थ हुआ? मल्टीलैटरल डेट का क्या अर्थ हुआ पूछ रहा हूं, बताइए। गूगल करके बताने की जरूरत नहीं है मुझे, अब पीस करके अगर जानते हैं तो बताइए। ठीक है सरिता, ठीक है, जा रहे हो आप, सही जा रहे हो आप लोग, ठीक है। ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो ग्लोबल, उनसे जो पैसा आता है वो मल्टीलैटरल कहलाते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। ये आईएमएफ अलग से दिखाया गया है, मल्टीलैटरल में जितना भी एशियन डेवलपमेंट बैंक जो भी, जो कितना वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक, और उसी का तो नाम है। वर्ल्ड बैंक का असली नाम क्या है? वर्ल्ड बैंक का असली नाम क्या है ये जानते हो? वर्ल्ड बैंक तो कहा जाता है खाली। चलो, यह नहीं पता है तो फिर क्या करें। चलो, ये सब आपका काम है भैया, जय जी के पढ़ाना मेरा काम है नहीं। नहीं, 37% आप देखिए, सबसे बड़ा हिस्सा भारत सरकार की जितनी उधारी है उसका सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो क्या है? कमर्शियल बोरोइंग्स, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स जो है, यही सबसे जो है इंपॉर्टेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट इसका है। बोरोइंग्स का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक्स्ट्रा कमर्शियल बोरोइंग्स होती हैं। और इनका क्या दिक्कत है, क्या फायदा है, ये पढ़िएगा। स्काई रॉकेटिंग डेट, आप कुछ एक न्यूज आइटम मिल गया तो हमने कहा कि बिजनेस स्टैंडर्ड से, तो आप उसे देख लें, इंडिया टुडे से और बिजनेस स्टैंडर्ड से। मैं तो उनका आभार कि उन्होंने इतना अच्छा कंपाइल करके दिया। पब्लिक डेट जो है वो जीडीपी के परसेंटेज के रूप में दिखाया गया है, हमारे और हमारे जो है पड़ोसियों का, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान। देखिए कि इंडिया का पब्लिक डेट जीडीपी के परसेंटेज के रूप में कितना हाई रहा है। सोचिए 2003 जब था, ठीक है, 84% ग्रॉस पब्लिक डेट जो है वो जीडीपी का 84% तक हमको उधार लेना पड़ता है। और वो बीच में थोड़ा कम हुआ और फिर बढ़ किया है। ये देखिए 2021 आते आते स्थिति है कि 90% हुआ जा रहा है। सो 90% ऑफ द जीडीपी जो है हमारा वो उधार ही है। मतलब जीडीपी या नहीं उधार है, बस कंपैरिजन के लिए बता रहे हैं कि जीडीपी जो हमारा है उसका 90% जैसा अगर पैसा निकाला जाए तो वो पूरा पैसा खर्च हो जाएगा, हमको अपना डेट पे करने में, पब्लिक डेट पे करने में चला जाएगा जीडीपी पूरा, ठीक है। लेकिन आप इसको ऐसे मत समझ, शुरू कर।
फाइन। सो ग्रॉस पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशियो इस प्रकार से हुआ है, देख लीजिए आप। कंट्रीज जो मुख्य मुख्य कंट्रीज को दिखाया गया है वो यह है। 2020 में 89% जैसा हो जा रहा है, ठीक है। हाँ, मैं कह रहा था, बात ये कह रहा था, जब कनेक्शन टूट गया, मैं ये कह रहा था कि ग्रॉस जो डेट है हमारा डेट के एब्सोल्यूट फिगर्स को लेकर या उसके परसेंटेज को लेकर आप जो है सिर्फ अपना निष्कर्ष ना निकाल लें। आप यह भी देखें कि इसकी कॉम्पोजिशन क्या है। समझे मेरी बात? इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, इसके अंदर कौन सा वो भाग है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा परेशानी है। मार्केट लोन है कि ट्रेजरी बिल की वजह से है कि एक्स्ट्रा कॉमर्शियल बोरोइंग की वजह से है कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग की वजह से। ये बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। कॉम्पोजिशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। फिर क्या कहते हैं, ये कौन सी चीज का चार्ट है? जनरल गवर्नमेंट डेट जो है, देखिए क्या कहा जा रहा है कि जो जनरल गवर्नमेंट डेट है वो डेट और रेवेन्यू का रेशियो क्या स्थिति है। देख लो कि जितना जो रेवेन्यू जो आता है 2013 से 17 और 2018 का ये कंपैरिजन हो रहा है कि 2013 से 17 का रेवेन्यू देख लीजिए जो है, और उसके कंपैरिजन में उसका डेट का वो देख लीजिए आप, ठीक है। जनरल जो गवर्नमेंट का डेट है उसका रेशियो देख लीजिए 300%। जस्ट इमेजिन 341 300% के आसपास जो है वो इतने गुना है रेवेन्यू का, इतने गुना है जितना कि रेवेन्यू है उसका इतने गुना। तो एक तो जीडीपी के परसेंटेज के रूप में हमने देखा, ये जो फिगर था इधर ये जीडीपी के प्रतिशत के रूप में है, और जो रेवेन्यू हमारे हैं उसके कंपैरिजन में भी अगर हमारी उधारी देखिए तो वो 3 गुना है, 300% जैसा है। समझ गए? आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, बस मेरा कहने का अर्थ है कि बेसिक आइडिया होना चाहिए, ताकि फिगर्स अगर कहीं ना लिख पाए तो कम से कम ये अनुपात लिख पाए कि भाई हमारी स्थिति क्या है, आ जाए कि आप इसकी समीक्षा कीजिए तो आपको नई फिगर्स याद हैं, कितने हजार करोड़ कितने लाख करोड़ नहीं याद है, लेकिन आपको ये याद है कि जीडीपी का 90% जैसा बन जाता है डेटा अगर देखा जाए तो, और रेवेन्यू का 3 गुना बन जाता है। एक फैक्ट हो गया ना, उतना स्टैटिस्टिक्स नहीं स्पेसिफिक याद है आपको, ठीक बात है, लेकिन कम से कम एक फैक्ट आपको मिल गया। आप उसके बेसिस पर थोड़ा सा लिख देंगे तो ये रहेगा कि हाँ चलो भाई पढ़ा हुआ है, बच्चे ने पढ़ा हुआ है, दैट इज एडवांटेज। फिर देखते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग को। ओके, डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है? डेफिसिट फाइनेंसिंग वही चीज जो हम लॉजिकली पढ़ते आ रहे हैं, उसी का लॉजिकल प्रोग्रेशन है कि अब हमें पता चल गया भैया कि हमारा रेवेन्यू इतना है। देखिए हम अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं कि हमारा रेवेन्यू इतना है, एक्सपेंडिचर इतना है, डेफिसिट इतना है, बोरोइंग इतनी है, उसके बाद भी जो है काम नहीं चल रहा है तो क्या करें तो क्या करें। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब ये है कि इस डेफिसिट को बोरोइंग से या किस किस तरीके से भरा जा सकता है, कैसे पाटा जाए। ये जो गड्ढा हमने खोदा है और वो जरूरी है, लेकिन उसे पाटा कैसे जाए, ठीक है। ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ये गड्ढा खोदना जरूरी तो है, लेकिन इसको फिल कैसे करें, दैट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग। इंडिया में डेफिसिट फाइनेंसिंग अगर टेक्निकली आप देखिए तो उसका सीधा सा मतलब है कि आपका जो डेफिसिट है उसको भरने के लिए आप कौन कौन से कितने सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन डेफिसिट फाइनेंसिंग इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में या किसी भी ग्रोइंग इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग का अर्थ ये हुआ कि आप अपने रेवेन्यू और अपने एक्सपेंसेस के बीच का जो डिफरेंस है उसे कैसे अरेंज करते हैं, कैसे भरते हैं उसको, दैट इज कॉल्ड डेफिसिट फाइनेंसिंग। ये कॉन्सेप्ट ही कहां से आया आप सब जानते हैं। इसकी ओरिजिन कहां हुई जो है वो 1920s में हुई। जब डिप्रेशन आया तो जरूरत पड़ी कि सब लोग अब कहीं पर डिमांड ही नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, तो मार्केट में पैसा आवे कहां से, मार्केट में लिक्विडिटी कहां से आए। तो ये हुआ कि शायद गवर्नमेंट को स्पेंडिंग करनी पड़ जाए, गवर्नमेंट को अपनी आय से ज्यादा, यानी जितना टैक्स रेवेन्यूज या नॉन टैक्स रेवेन्यूज जो आ रहे हैं उससे ज्यादा स्पेंड करना पड़ जाए। इस तरह की जो गतिविधि होती है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग का ज्यादा होना, गवर्नमेंट की जो आय है उससे उसका व्यय का अधिक होना, ताकि अर्थव्यवस्था जो है वो चल जाए,
ठीक है, जैसे हत्था मार के इंजन एक बार स्टार्ट किया जाता है, बाद में फिर वो स्टार्ट रहता है, डीजल से चलता रहता है, वैसे ही समझ लीजिए। उसी को डेफिसिट फाइनेंसिंग कहा गया। और इस प्रकार से डिप्रेशन, जो आर्थिक मंदी थी 1929 की, वहां से इसका मुख्य रूप से शुरुआत हुई। धीरे धीरे ये चीज पॉपुलर हो गई। आप ये भी जानते हैं कि 1960 आते आते पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हो गई। आप ये भी जानते हैं कि धीरे धीरे फिर ये एक तरह का पॉलिटिकल टूल भी बन गया कि जब इलेक्शन आ रहा हो तो खूब पैसा खर्च कर दीजिए, खूब सारा सब्सिडी बांट दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, इस टाइप का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जब when the government cannot raise revenues adequate for financing development expenditure, then it resorts to what? या तो मार्केट बोरोइंग करना पड़ेगा, या आरबीआई के पास जो सरकार का कैश बैलेंस है वो खर्च कर डाले पूरा, या फिर आरबीआई से जो है वो बोरोइंग करे। तो दो तरह से बोरोइंग हो सकती है, या तो मार्केट से या आरबीआई से। आप सब अब ये भी जान गए होंगे कि धीरे धीरे जैसे इवोल्यूशन हुआ है, हमारे इसमें जो है पॉलिसी का इवोल्यूशन जैसे हुआ है, सरकार अब ज्यादातर मार्केट पर ही डिपेंडेंट है। आरबीआई ने उसे सस्ता लोन देना बंद कर दिया है, ये भी आप जानते होंगे, आप लोगों को बता चुका हूं मैं, है ना। धीरे धीरे 97 के बाद 2000 आ गया, 2000 फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बजट मैनेजमेंट एक्ट वगैरह आ गया। कुल मिला के बात ये हुई कि अब जो है सरकार को अगर लोन चाहिए तो वो वैसे ही मार्केट में पार्टिसिपेट करे जैसे कोई और जो है इन्वेस्टर जो है वो आता है और अपनी डिमांड रखता है मार्केट में। फिर नाउ वी नो दैट इट ऑल स्टार्टेड विद द ग्रेट डिप्रेशन। ये सब तो आप समझ गए, चलो ठीक। ये है, देखो डेफिसिट फाइनेंसिंग का जो अर्थ समझा जाता है वो ऐसे होता है कि जब गवर्नमेंट के पास 80 रुपए का जो है वो इनकम है और 100 रुपए का खर्चा है, तो 20 रुपया कम पड़ रहा है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट 20 रुपए का के हिसाब से ट्रेजरी बिल जो है वो आरबीआई को दे दिया करती थी और कहती थी कि आप नोट उसके हिसाब से उतने का नोट छाप दो, नया नया जो है नोट छाप दो। अब इसको आप कैसे कनेक्ट करेंगे? आपको अगर याद है तो बताइए, रिजर्व सिस्टम जो होते हैं वो रिजर्व सिस्टम कितने तरह के होते हैं? करेंसी के रिजर्व सिस्टम कितने तरह के होते हैं? नाम लिखिए उसका चैट बॉक्स में। सब भूल भाल गए तुम लोग। इसका मतलब नोट्स नहीं बनाते हो तुम लोग। अब समझ गया मैं, नोट्स नहीं बनाते हैं आप लोग लेक्चर का। प्रोपोर्शनल सिस्टम क्या होता है जी? इतना डिस्कशन हो चुका है इन चीजों पर। प्रोपोर्शनल सिस्टम क्या होता है? समझ गया मैं। इसका मतलब आप लोग ठीक से रिवीजन नहीं कर रहे हैं भाई। अब इसका कैसे करेंगे फिर? ये सब तो याद, मैंने तो बहुत कॉमन सेंस की चीज इतना अच्छे से बताने की भी कोशिश की है। कोई सरकार आज की तारीख में, भारत सरकार, अरे कहाँ सीआर वार वगैरह की बात कर रहे हो यार तुम लोग? कहाँ का बात कहाँ ले जा रहे हो भाई, समझते नहीं हो। ये आस्तिक जो कमेंट लिख रहा है, ये यही यही तो बताए थे आपको भाई कि पहले ये होता था कि आपके पास आप उतना ही करेंसी इशू कर सकते हैं, उतनी ही करेंसी इशू कर सकते हैं जितना आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए, सोना हो या फलाना हो या फॉरेक्स रिजर्व हो, ये हो। अभी क्या है कि 200 करोड़ का आप रिजर्व रख दीजिए बस, उसके बाद चाहे जितना नोट इशू कर दीजिए। 1990s का मेजर चेंज यही तो है भाई, जो 1990s में परिवर्तन हुआ, यही तो शिफ्ट हुआ। मिनिमम रिजर्व सिस्टम पे आ गए ना प्रोपोर्शनल से, यही तो हुआ था। आप लोग पढ़ते नहीं है तब क्या करेंगे? दैट्स नॉट गुड। दिस इज, यू कैन अंडरस्टैंड that for anybody who works hard for you it is very disappointing, isn't it? खैर, तो अभी तो कोई रोक टोक है नहीं, 200 करोड़ रुपया रिजर्व में अपना रखा हुआ है। आरबीआई जो है वो नोट छाप सकती है, जितना चाहे करेंसी इशू कर सकती है। तो उस प्रकार से 20 रुपया दिया, 20 रुपया का नोट ले लिया, इतने का ट्रेजरी बिल दिया, इतने का नोट ले लिया। तो इस प्रकार नया करेंसी छपवाने लगे, मान लीजिए, ठीक है। तो फिर ये तो ठीक बात नहीं है। पहली प्रॉब्लम ये है। दूसरी प्रॉब्लम ये है, ये तो हैबिट की प्रॉब्लम हो गई कि भाई ये नहीं होना चाहिए। दूसरा नहीं, हाँ, दूसरा ठीक है। दूसरा चीज क्या हो गया? हाँ से चल, ठीक बात है। दूसरी चीज क्या है कि आपको कल बताया था मैंने कि 1950s से ही जब हमने शुरू किया कैलकुलेशन
तो पहले कॉन्सेप्ट किस डेफिसिट का था? सिर्फ बजट डेफिसिट का कॉन्सेप्ट हुआ करता था और रेवेन्यू डेफिसिट का भाई। ठीक है, गड़बड़ क्या होती थी इस बजट डेफिसिट वाले कैलकुलेशन में? बजट ये में दिक्कत ये होती थी कि उसमें जो है मार्केट बोरोविंग्स, स्मॉल सेविंग्स, अदर कैपिटल लायबिलिटीज जो गवर्नमेंट की हैं, मार्केट बोरोविंग्स ये और ये पब्लिक अकाउंट्स वाली जो, उसे भी अपना पैसा मान रहे हैं आप, तो दिस इज नॉट करेक्ट। तब जाके 1997-98 में फिर अंततः सुखमय चक्रवर्ती कमेटी के कहने पर, कहे तो लोग पहले से भी रहे थे, शेनॉय साहब बहुत पहले से बोल रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं किया उनकी। अंततः माना गया कि भैया फिजिकल डेफिसिट ज्यादा सही तरीका है, बजट डेफिसिट एकदम बोगस चीज है, बजट डेफिसिट का कोई मतलब नहीं है, ये गलत कैलकुलेशन करता है। फिजिकल डेफिसिट लाइए जिसमें बजट डेफिसिट प्लस इनको भी जोड़िए। ठीक है, ये जो है ये आपका पैसा थोड़ा है, ये भी आपको वापस करना है, तो आपके डेफिसिट का हिस्सा होना चाहिए ये। तो फिजिकल डेफिसिट का कॉन्सेप्ट आया, तो यहां तक हम समझ गए भाई। फिर डेफिसिट फाइनेंसिंग क्यों करनी पड़ती है, बताओ क्यों करनी पड़ती है और क्यों नेसेसरी इविल? मान लो क्वेश्चन आ जाए कि डेफिसिट फाइनेंसिंग इज अ नेसेसरी इविल, कि हाँ होगा इविल लेकिन नेसेसरी है, क्या किया जाए, मरता क्या ना करता। क्योंकि टैक्सेशन जो है वो कभी भी इस कंट्री में, आप देख लीजिए पूरी हिस्ट्री उठा के, टैक्सेशन कभी भी इतना रोबस्ट नहीं रहा है कि उससे सारा पैसा आ सके, है कि नहीं है? कि उससे सारा जितना खर्चा हमारा बनता है वो सब टैक्स से कलेक्ट हो जाए, ऐसा नहीं रहा है। पहले तो और भी पॉसिबल नहीं था, अभी तो धीरे धीरे बढ़ रही है टैक्स कंप्लायंस, लेकिन पहले तो और नहीं था, टैक्स बेस एकदम मिनिमम था। दूसरा, इट मेक्स पॉसिबल स्मूथनिंग ऑफ टैक्स रेट्स। अब देखो सबको मार डालेंगे क्या, टैक्स का रेट लेके 97.5% बताए तो थे तुमसे कि यहां तक टैक्स रेट चला गया था। तो क्योंकि डेफिसिट फाइनेंसिंग हो सकती है, कहीं और से भी पैसा आ सकता है, इसलिए तो आप टैक्स रेट 30% रख पा रहे हैं। इसलिए तो आप गरीबों को कहते हैं कि 2 लाख रुपए तक या 1.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं पे करिए। इसीलिए तो बहुत सारी कंपनीज को आप डिडक्शन या एग्जेम्पशन दे पाते हैं। क्यों दे पा रहे हैं? क्योंकि डेफिसिट फाइनेंसिंग का ऑप्शन है, तभी तो। नहीं तो टैक्स, इतना ज्यादा टैक्स लेना पड़ता है कि बवाल हो जाता। दूसरी बात, कभी कोई एक्सीजेंसी आ जाए तो उतनी जल्दी टैक्स थोड़े रेज कर पाएंगे आप, रेवेन्यू थोड़े रेज कर पाएंगे, ये 1-2 साल 2-4 महीने का खेल थोड़ा होता है। एक्सीजेंसी आएगी तो डेफिसिट फाइनेंसिंग करनी ही पड़ेगी, कहीं ना कहीं से पैसा लेके डालना पड़ेगा। फिर करेंट एक्सपेंडिचर ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, आप अगर बहुत कंजूसी वाली दृष्टि से देखेंगे तो करंट एक्सपेंडिचर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे में से कोई तुरंत आउटपुट आता है क्या? 10-10, 20-20 साल बाद इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ये, ह्यूमन रिसोर्स पर जो डेवलपमेंट में जो खर्चा होता है। तो क्यों कहीं से उधार ले रहे हैं, तभी तो आपका टैक्स से जो पैसा कलेक्ट हुआ है तो बाकी चीजों में खर्च हो जाएगा, तो ह्यूमन रिसोर्स पर खर्चा कहां से होगा? उसके लिए अलग से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अलग से पैसा उधारी लेनी पड़ेगी, और वो रिटर्न देगा नहीं जल्दी। समझे बात को? इसी तरह कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये तो आप समझते ही हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है उसमें भी पैसा डालना है, तो कहां से आएगा? आपका जितना रेवेन्यू टाइप का इनकम है वो रेवेन्यू टाइप के एक्सपेंडिचर को ही नहीं पूरा कर पा रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? रेवेन्यू जो इनकम है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही पूरा पड़ जाए तो बड़ी बात है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां से पूरा करेगा? उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इसके लिए कहां से पैसा आएगा? आप बंद कर देंगे बोरोइंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग बंद कर देंगे तो यही हिट होगा, सबसे ज्यादा नुकसान इसी को होगा। ये तो अपना रास्ता ढूंढ ही लेगा। रेवेन्यू इनकम जो है, रेवेन्यू रिसीट्स है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में खर्च हो जाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर सफर करता रहेगा। ठीक। फिर हेल्प मैनिपुलेट ट्रेड साइकिल, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका एक पक्ष हमने पढ़ा कि कैसे ग्रेट डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए, ग्रेट डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए सरकार ने कैसे खर्चा किया, और जो ट्रेड साइकिल है डिप्रेशन की, जो ट्रेड साइकिल याद आया? ये यह भूल गए। ट्रेड साइकिल समझ गए ना? ये ट्रेड साइकिल की बात हो रही है। तो इस डिप्रेशन से, ये डिप्रेशन था ना, ग्रेट डिप्रेशन ही तो 1929 की मान लीजिए ग्रेट डिप्रेशन है। तो इससे बाहर निकलने के लिए, रिकवरी करने के लिए, इस पाथ पे जाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने इकोनॉमी में मनी सप्लाई को बढ़ा दिया, तो धीरे 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 करके रिकवर हो गए। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग के दम पे ही तो आप रिकवर करवा पाए इकोनॉमी को भाई। बताओ गलत कह रहे हैं? डेफिसिट फाइनेंसिंग का ऑप्शन आपने चुना, आपने अपने इनकम से भी ज्यादा खर्चा किया, तब ना इकोनॉमी को बाहर निकाल पाए। ये बात कही जा रही है। ठीक है, कहां पहुंचे हम लोग?
हाँ यहाँ पहुंचे, ठीक है। फिर बैट, एक और इसका एग्जांपल देना चाहता हूँ ट्रेड साइकिल का, डिप्रेशन वाला ही नहीं, जो जैसे अभी पैंडेमिक आया, देखो पैंडेमिक आया ना, तो पैंडेमिक के समय में क्या चैलेंज आया, स्लो डाउन हो गया, स्टैग्नेशन जैसी स्थिति हो गई। तो सरकार ने फिर जो फिजिकल पॉलिसी उसी हिसाब से बनाई कि नहीं बनाई, एक्सपेंडिचर उसी हिसाब से किए कि नहीं किए, इंसेंटिव्स हम लोगों को दिए कि नहीं दिए, कि आप लोग जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदिए और आपका सर्विस टैक्स माफ कर देंगे, ये कर देंगे, जीएसटी माफ कर देंगे, वो कर देंगे। ये उसी के एग्जाम्पल है कि अगर सरकार के पास एक्सपेंडिचर करने का पैसा है तो फिर वो ट्रेड साइकिल्स को मैनिपुलेट कर सकता है। काउंटर साइक्लिकल मेजर्स इसको बोलते हैं। देखो ध्यान से समझो बात को, एक बना देता हूं मैं। मान लीजिए ये है साइकिल, ट्रेड साइकिल ऐसे चलती है, ठीक है, इस प्रकार से मान लीजिए चलती है, कभी जो है यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी ऐसे चल रही है। गवर्नमेंट के अगर पास पैसा है तो जब बहुत ऊपर जा रहा है, इन्फ्लेशन जैसी स्थिति हुई जा रही है मान लीजिए, तब भी, और डिप्रेशन जैसी स्थिति हो जा रही तब भी, इसको इसके करीब लाने के लिए और इसको इसके करीब लाने के लिए सरकार खर्चा कर सकती है। सरकार जो है अपना पैसा यूज कर सकती है वाइजली, समझदारी से अगर सरकार पैसे को इस्तेमाल करे। आप साफ दिखा देते हैं तुम्हें कहीं पर बना के, ऐसे चल रहा है मान लीजिए, ये इक्विलिब्रियम है मान लीजिए, मतलब ये डिजायर्ड लेवल है। हम नहीं कह रहे हैं कि ये डिजायर्ड नहीं है, ग्रोथ हो रही है, बहुत इन्फ्लेशन है तो भी इसके, अब इसको ये कहीं और ऊपर ना चला जाए, इसको काउंटर करने के लिए जो भी सरकार कदम उठाती है उसे क्या कहेंगे, काउंटर साइक्लिकल मेजर, समझे। इसी प्रकार डिप्रेशन जब है, इसको इस तरफ लाने के लिए साइकिल तो इधर ले जाना चाहती है, जो ट्रेड की साइकिल है वो इधर ले जाना चाहती है, लेकिन सरकार खर्चा करती है कि उल्टी दिशा में जाए, थोड़ा सा बचा रहे भाई, एकदम एक्सट्रीम्स में ना चला जाए। तो दोनों ही मेजर्स क्या हुए, काउंटर साइक्लिकल मेजर्स हुए, जो कि ट्रेड साइकिल जिस दिशा के एक्सट्रीम्स की तरफ ले जाना चाहती है उस तरफ से बचाव करने के लिए, उसको शॉक एब्जॉर्बर देने के लिए, उसको स्मूदन आउट करने के लिए सरकार जब कदम उठाती है तो उसे क्या कहते हैं, काउंटर साइक्लिकल मेजर्स कहते हैं। समझ गए। तो काउंटर साइक्लिकल जो मेजर्स हैं वो इसका एग्जांपल हो गए कि कैसे डेफिसिट फाइनेंसिंग उसमें हेल्प कर सकती है। और लास्ट क्या है कि पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट में ऑब्वियसली कई बार पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को समाप्त करने के लिए सरकार को एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ता है। अब सवाल है कि लेकिन फिर फायदा ही फायदा थोड़े है, नुकसान भी तो है, ठीक है। इसका नुकसान जो, चलो फटाक से नुकसान बता देते हैं, बाकी का फिर कल अगले सेशन में पढ़ेंगे। तो नुकसान क्या है डेफिसिट फाइनेंसिंग का, बहुत आसानी से समझ लें भाई। नुकसान जो है, देखो चैट बॉक्स में तुम्हारा, हाँ नुकसान देखिए, सबसे पहला नुकसान क्या है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग एक सेल्फ फीडिंग विशियस साइकिल का निर्माण कर सकती है। एक ऐसा कुचक्र जिसको अपना भोजन स्वयं मिलता जाए और वो कुचक्र बढ़ता जाए। एग्जाम्पल देखिए, इकोनॉमिक क्राइसिस हुई, पैसा खर्च किया गया जबरदस्ती, डेफिसिट फाइनेंसिंग यानी गवर्नमेंट ने मनी सप्लाई बढ़ाने की कोशिश की कि दो भैया खर्चा करो खर्चा करो खर्चा करो, अच्छा भाई ठीक है। उससे क्या हुआ, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ गई। गवर्नमेंट स्पेंडिंग होगी कहां से, कहीं जमा थोड़े धरा है, कहीं ना कहीं से बोरो ही तो करना पड़ेगा, तो डेट है ये, तो गवर्नमेंट का डेट, गवर्नमेंट ने उधार लिया और पैसा खर्च किया। उससे क्या हो गया, मनी सप्लाई बढ़ गई मार्केट में, ठीक है। मनी सप्लाई बढ़ गई तो क्या हो गया, इन्फ्लेशन। आपने सोचा कि हमने तो टेम्पोररी जुगाड़ कर दिया भाई, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स जो होंगी, जिनकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी, तो जो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स हैं वो क्या सॉल्व हुई, बताइए। वो सॉल्व होगा, इससे वो सॉल्व होगा। गवर्नमेंट के किसी साल कुछ एक्स्ट्रा पैसा खर्च कर देने से जो 5-10 साल का इंफ्रास्ट्रक्चर का, मान लीजिए रोड का प्रोजेक्ट है, ब्रिज का प्रोजेक्ट है, जो स्टोरेज फैसिलिटीज का प्रोजेक्ट है, वो थोड़े उससे फटाफट तैयार हो जाएंगे, वो बॉटलनेक्स तो बने रहेंगे, वो सॉल्व नहीं होंगे। तो इससे होगा क्या, आपको लगेगा कि आपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है, लेकिन आपने सिर्फ प्रॉब्लम को पोस्टपोन कर दिया है 6 महीना साल भर के लिए। और यही एग्जैक्टली होता रहा था, यही हो रहा था कि डेफिसिट फाइनेंसिंग से जो है वो होते 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 लगता था कि अब ठीक हो गया, अब ठीक हो गया। हम लोग सिर्फ टेम्पोररी जुगाड़ कर रहे थे, बस परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकल रहा था। उससे इकोनॉमिक क्राइसिस और डीप होती जाती है और इस तरह ये साइकिल चलती जाती है और आदमी जो इकोनॉमी है वो फंसती जाती है उसी में। अंडरस्टैंड। पहला नुकसान ये हुआ डेफिसिट फाइनेंसिंग का। दूसरा नुकसान, अब इसी के बाकी दुष्प्रभाव देखिए, यहां बढ़ गया, गवर्नमेंट स्पेंडिंग हुआ, पैसा जो है मार्केट में ज्यादा चला गया, मनी सप्लाई बढ़ गया। अब देखो मनी सप्लाई बढ़ गया तो क्या हो गया,
प्राइस राइज होगा कि नहीं होगा? इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? यही तो होता है, पैसा लोगों के पास ज्यादा है और आउटपुट हो नहीं रहा है। आउटपुट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बाकी इकोनॉमी पर खर्चा हुआ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है नहीं, आपका प्रोडक्शन सिस्टम ठीक नहीं है, तो आउटपुट बढ़ नहीं रहा है और पैसा बढ़ता जा रहा है लोगों के पास, तो प्राइस बढ़ जाएगी। सामान कम है, लोगों के पास खरीदने का औकात ज्यादा है, तो लोग टूट पड़ेंगे तो इन्फ्लेशन हो जाएगा। इन्फ्लेशन होगा तो प्राइस बढ़ जाएगी। जब उसके चाहने वाले ज्यादा हैं तो लोग पैसा बढ़ा देंगे मार्केट में। वो बढ़ा देंगे तो फिर कॉस्ट भी तो बढ़ेगी। बात को समझो। कैसे? मान लो हम जो है, हम वो बनाते हैं, ब्रेड का फैक्ट्री है, मान लो हमारा ब्रेड का फैक्ट्री है, तो हम लेने गए बाजार में, आटा लेने गए, मान लो आटा या गेहूं लेने गए, तो इन्फ्लेशन अगर प्राइस राइज हुआ है तो इसका प्राइस बढ़ेगा ना। जो चीज 5 रुपए में मिल रही थी मान लो 8 रुपए में मिल रही है, 8 रुपए में अब मिलने लगी। तो और ब्रेड हम बना के बेचते थे 10 रुपए का, मान लो, ध्यान से सुनो हमारी बात, बहुत बड़े एग्जाम्पल है। हम ब्रेड बनाने वाले हैं व्यक्ति, मान लो, ठीक है, 10 रुपीज में हम ब्रेड बेचते थे। उसके भर का जो आटा था वो और बाकी सब सामान हमें 5 रुपए में मिल जाता था, तो हम 10 रुपए में बेच लेते थे, 5 रुपए हमारा प्रॉफिट हो जाता था भाई। अब जब गए लेने तो इन्फ्लेशन की वजह से वो 8 रुपए में मिल रहा है। तो जब 8 रुपए में मिल रहा है तो अब 10 माइनस 8 रुपए हमारा कॉस्ट हो गई, तो हमें 2 रुपया प्रॉफिट बचा। तो कॉस्ट बढ़ जाएगी तो प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई कि नहीं कम हो गई? समझ में आई ये बात? क्लियर है? हाँ सही बात है, लागत का उस पर बढ़ जाएगी लागत हमारी। अब 2 रुपया जो है, ये जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई, ठीक है। तो पहले अब देखो ध्यान से सुनो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसको बोलते हैं। हम 10 रुपीज, हम जो भी ब्रेड का टोटल फैक्ट्री में मान लो हम 1,000 रुपया लगाए हुए थे, या 10,000 रुपये, 1 लाख रख लो, चलो 1 लाख रुपया लगाए हुए थे, ठीक है। 1 लाख रुपए का खर्चा किए थे ब्रेड फैक्ट्री लगाने पे। तो 1 लाख रुपए का जब खर्चा होता था तब हमें एक ब्रेड पे 5 रुपया मिल जाता था, हमको रिकवर होता जाता था। और ऐसे सैकड़ों हजारों ब्रेड बेचते थे हम, और इस तरह हमारा अच्छे से हमको प्रॉफिट लगता था कि 1 ही लाख तो लगा है, 100 रुपया महीना, 200 रुपया महीना तो निकल ही आ रहा है, या 1,000 रुपया महीना निकल आ रहा है। तो एक दिन ऐसा आएगा जब पूरी की पूरी कॉस्ट हमारी निकल आएगी। अब 1 लाख रुपया जो हमारा फंसा हुआ है उसके बदले 2 रुपया पर ब्रेड मिल रहा है हमको। दिस इज नॉट गुड। तो मैं काहे इस बिजनेस में पैसा लगाऊंगा? नहीं लगाऊंगा मैं। इन्वेस्टमेंट भी सफर करेगा फिर। जब प्रॉफिटेबिलिटी नहीं रहेगी किसी बिजनेस में तो लोग क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें? नहीं करेंगे। फर्दर कम से कम जितना फंसा है उतना ही फंसा रखेगा। क्या ये अपने ब्रेड की फैक्ट्री का एक्सपेंशन करेगा? सवाल ये है मेरा। क्या अपनी ब्रेड की फैक्ट्री को एक्सपेंड करेगा जब इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होती जा रही है? नहीं करेगा। तो इन्वेस्टमेंट सफर करेगा। दूसरा नुकसान हो गया, समझ गए? इन्फ्लेशन के ही नुकसान है घुम घुमा के सब। तीसरा देखिए, कुछ जो लो इनकम ग्रुप के लोग होते हैं, लो इनकम वाले जो लोग होंगे, उन पर देखिए क्या प्रभाव पड़ेगा इसको। प्राइस बढ़ा दिया आपने चीजों का। अब यही ब्रेड मान लो खरीदने वाला आदमी है बेचारा ही, ठीक है, डबल रोटी लेके आता था, और अब उसका जो है जो प्राइस था, तो ये चुप्पा थोड़ा बैठा रहेगा। जब प्राइस बढ़ेगा तो ये भी तो थोड़ा बहुत बढ़ाएगा ना अपना। मान लो 10 रुपए में दे रहा था तो ये भी तो 12 करेगा भाई। ऐसे थोड़े बर्दाश्त कर पाएगा वो, या 15 करेगा, जो भी कर सकेगा। तो इनके लिए भी फिर महंगा हो गया। अब ये ब्रेड लेने गए तो अब पता चला कि तो बहुत महंगा हो गया, इनका बजट एकदम लिमिटेड है, लो इनकम ग्रुप के आदमी है, तो नहीं लेंगे ब्रेड। क्या करेंगे? नहीं खर्च कर पाएंगे, डर के मारे उस चीज को नहीं खर्च करेंगे, पैसा हाथ में रह जाएगा। तो कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं करेगा ये। इसकी जो कंजम्पशन है उसका नीचे चला जाएगा, और जो पैसा कंज्यूम होता मार्केट में सर्कुलेट होता, ध्यान से समझो, जो कंज्यूम होता तो मार्केट में पैसा वापस आता, सर्कुलेशन होता ना, कुल मिलाकर एक साइकिल चलती, वो नहीं होगी। वो पैसा फोर्स्ड सेविंग हो जाएगा, ना चाहते हुए भी पैसा वो नहीं खर्च करेगा, वो कि रहने दो, छोड़ो, फिर देखा जाए, फिर कभी देखा जाए। यही होगा, कंजम्पशन कम होगा। कंजम्पशन कम होगा तो फोर्स्ड सेविंग होगी उसके हाथ में। और ये सेविंग, जब माहौल ऐसा है तो सेविंग फर्दर इन्वेस्ट होगी क्या मार्केट में? नहीं होगी। वो अपनी गरीबी से निजात पाने के लिए घाघरा नदी में सिक्का फेंक देगा, लेकिन खर्चा नहीं करेगा वो, कि कम से कम मन्नत मांग रहे हैं तो सिक्का फेंक देते, वो मार्केट से, सर्कुलेशन से बाहर हो जाएगा पैसा हमेशा के लिए। इसी प्रकार तो फोर्स सेविंग आप करवाएंगे तो मार्केट में नहीं पैसा रहेगा, वो मार्केट से बाहर चला गया, फिर वो सर्कुलेट नहीं होगा। कंजम्पशन, प्रोडक्शन पैटर्न, सब पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। चेंज इन इन्वेस्टमेंट पैटर्न, अगला नुकसान देखिए, अगला दुष्परिणाम क्या है कि जब इन्फ्लेशन होती है तो 2 अलग अलग तरह के लोगों पे अलग अलग प्रभाव पड़ता है। ये कहीं मिस मत कर जाना पॉइंट। जो लो इनकम ग्रुप वाले होते हैं
उनकी तो खटिया खड़ी हो जाती है, उनके खाने पीने के सबके जो है उसके जो है उसका प्रश्न उठ जाता है। लेकिन जो हाई इनकम ग्रुप वाले लोग हैं उनको कुछ फर्क पड़ेगा क्या? उनका बेसिक कंजम्पशन का कुछ नुकसान होगा क्या? उनकी बेसिक नीड्स को कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ता है उन लोगों को। ठीक है, ट्रेड में क्या असर होगा? लोग इन्वेंट्री को होल्ड करना चाहेंगे, प्राइस बढ़ रही है, इसको होल्ड करो, अभी नहीं बेचो। लोग लग्जरी में इन्वेस्ट करेंगे फिर। ठीक है, लग्जरी आइटम्स में जो है अमीर लोग जो है जिनको कुछ फर्क नहीं पड़ता वो लग्जरी में इन्वेस्ट करते हैं। फिर अर्बन कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा, अर्बनाइजेशन, अर्बन कंस्ट्रक्शन की टेंडेंसी बढ़ती है इन्फ्लेशन में। जब लोगों के पास पैसा खूब अचक के है, जो मनी सप्लाई खूब अधिक है, मनी सप्लाई ज्यादा है ना भाई, तो मनी सप्लाई अधिक होगा तो जो छोटा कमजोर आदमी है वो तो बेचारा किसी तरह खाना पानी निकालेगा अपना। लेकिन जिनके पास में फर्जी एक्स्ट्रा पैसा है वो लग्जरी में लगाएंगे, कंस्ट्रक्शन में लगाएंगे, ब्लैक मार्केटिंग बढ़ाएंगे, फॉरेन में पैसा जमा कर देंगे, उनके पास फर्जी पैसा है तो फॉरेन एसेट में। क्या कोई कंट्री चाहेगी कि इन्वेस्टमेंट का पैटर्न ये हो? हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट का पैटर्न ये हो, ये चाहेगी क्या? इंडस्ट्री में हो भाई, सर्विस सेक्टर में, इंडस्ट्री में हो, एग्रीकल्चर में हो, ये चाहते हैं ना हम। इन आइटम्स में हम नहीं चाहते कि इन्वेस्टमेंट हो। इस तरह ये इन्वेस्टमेंट पैटर्न को भी हर्ट करता है। और लास्ट, बैंक के माध्यम से देखिए कैसे बैंक पर गेम कैसे होता है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग ज्यादा हो जाए मान लो, और उस अनुपात में प्राइवेट स्पेंडिंग जो है वो ना हो। ध्यान से समझना हमारी बात को, ठीक है? कैसे गेम चलता है? ये गवर्नमेंट है, ये बैंक है, ये पब्लिक है, प्राइवेट लोग हैं, ठीक है? ये मान लो प्राइवेट लोग हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग खूब हो रही है, ठीक, प्राइवेट स्पेंडिंग उस हिसाब से नहीं हो रही है, तो इनके पास, अब सोच कर देखो आप कि इनके पास पैसा फालतू पड़ा है ना, इनका पैसा तो अब खर्च होना रहा, बच रहा है, क्या कि उसकी जगह पे तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग किए दे रही है। समझो मेरी बात को, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट तो कर तो रही है खर्चा, गवर्नमेंट खर्चा किए दे रही है मान लो खूब सारा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से नहीं हो रहा है, तो ये अपना पैसा कहां ले जाएंगे? जमा कर देगा बैंक में, कि यहाँ खर्चा तो है नहीं तो बैंक में जमा कर देते हैं, चलो कुछ पैसा मिलेगा, बैंक में जमा कर देगा। बैंक के पास फंड बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? बैंक का डिपॉजिट ऊपर चला जाएगा कि नहीं? जब बैंक के पास, अब तो आप मॉनिटरी पॉलिसी पढ़ चुके हैं, कुछ छोड़ा नहीं है उसमें हम लोगों ने, तो बैंक के पास अगर पैसा डिपॉजिट्स बढ़ जाएंगे तो उसी डिपॉजिट्स के अनुपात में वो ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट क्रिएट करने लगेंगे कि नहीं करने लगेंगे? ये तो जानते ही, याद है ना कि बैंक के पास जितना डिपॉजिट होता है उसके एक दिए हुए अनुपात भाग का ही वो फर्दर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, बाकी आरबीआई की लिमिट्स नहीं है, सीआरआर, एसएलआर और ये सब तमाम चीज तो जानते हो। तो जितना डिपॉजिट बढ़ेगा उतना ही उनकी क्रेडिट क्रिएशन की कैपेसिटी बढ़ेगी, और क्रेडिट क्रिएशन जब बढ़ेगा तो फिर इन्होंने पैसा जमा किया था, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसा अभी भी चाह रहे हैं ना, तो बैंक इनके पैसे का इस्तेमाल करके बाकी सब में बांट देगा क्रेडिट, और मनी सप्लाई फिर बढ़ गई। लो, तो एक तो गवर्नमेंट के स्पेंड करने से यहां मनी सप्लाई बढ़ी रही थी, प्राइवेट वाला जो पैसा बैंक में दिया उससे फिर मनी सप्लाई बढ़ गई, फिर इन्फ्लेशन बढ़ गया। इस तरह से काम करती है इकोनॉमी। लेकिन हम कितना भी आपको चिल्लाएं और कितना मेहनत करें, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे प्रॉपरली तो दैट्स नॉट डन। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। आई एम स्टॉपिंग द क्लास नाउ, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। गॉड ब्लेस दिस कंट्री। जय हिंद।